तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बियांका ब्लेयर से। तो शायद हमें आइडिया लग गया कि बियांका ब्लेयर किसको फेस करने वाली है रेसलमेनिया 40 के अंदर। कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है, खुद इसको एड्रेस करती है EST ऑफ WWE बियांका। अभी रिसेंटली वो आई थी इंटरव्यू के अंदर जहाँ पे कि वो पॉसिबिलिटीज एड्रेस करती हैं कि कौन उनको फेस कर सकता है, वो किसको फेस कर सकती हैं रेसलमेनिया 40 फिलाडेल्फिया के अंदर। कहती हैं कि देखो भाई ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेसलमेनिया के पोस्टर पर होना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर कम्पीट करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जेड कारगिल का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग टिफनी स्ट्रैटन का नाम ले रहे हैं। मैं दोनों के लिए ओपन हूँ, दोनों में से कोई भी मुझसे आके कम्पीट करना चाहे कर सकता है, दोनों आना चाहती हैं कर सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जेड कारगिल को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई उसके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ रंबल के अंदर वो इनसेन था। हमने एक दूसरे को टच नहीं करा, हमने एक दूसरे के ऊपर जो है भाई हाथ नहीं उठाया, हम लोग फिजिकल नहीं हुए, सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन देख के लोग इतने पागल हो गए। 2 दिन के अंदर WWE की उस वीडियो पे 9 मिलियन व्यूज़ थे। तो भाई उससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा हाइप एंड लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो अगर ये मौका मिलता है इस साल करने के लिए तो मैं रेडी हूँ, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली हूँ। वैसे भी मैं EST हूँ, तो ना मैं टिफनी के लिए पीछे हटूंगी और ना ही मैं जेड कारगिल के लिए पीछे हटूंगी, ऐसा कुछ कहना है बियांका ब्लेयर का। तो वो दोनों के लिए ओपन है रेसलमेनिया 40 में, दोनों को फेस करने के लिए तैयार हैं। अब उनके प्लेट में कौन आएगी भाई वो देखना होगा, अभी के हिसाब से ऐसा कुछ कहना है बियांका ब्लेयर का। बात करते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर को लेकर। भाई ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ही गंदा चार्ज कर रहे हैं इंटरनेट पे। मैकिंटायर का तो कैरेक्टर है भाई, हम देखे रहे हैं कि हीलिस कैरेक्टर है बिल्कुल, एंड बहुत जेंजी वाला हील कैरेक्टर है। ट्रोल करते रह रहे हैं हर मिनट हर सेकंड किसी ना किसी को ट्विटर के ऊपर। एंड अभी रॉ खत्म होने के बाद एक प्रोमो डिलीवर करते हैं रॉलिंस के अगेंस्ट, जहाँ पे कि रॉलिंस को बहुत ही बुरा भला कहते हैं, जो कि कुछ न्यू नहीं है मैकिंटायर के इस हील कैरेक्टर में। रॉलिंस इसको देखते हैं एंड अभी जस्ट इन्होंने रिस्पॉन्ड करा है, कुछ ये कोट करके लिखते हैं रॉलिंस, मैं आपको कंप्लीट बता भी नहीं सकता, सेंसर करना पड़ेगा। कहते हैं बी आई हैव बीन फाइटिंग विथ माई सोल फॉर द लास्ट 2 years टू मेक श्योर जय लाइक यू इवन हैव अ वर्ल्ड टाइटल टू कम्पीट फॉर एट मेनिया। तो गाली हटा के मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि भाई तो नहीं बोलते लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी भाषा में। कहते हैं कि मेरे जैसे लोग, यानी मैं अपनी जान निकाल के रख रहा हूँ, इस टाइटल को मैं लेके आया, पिछले 2 साल जान निकाली अपनी मैंने कम्पीट कर करके, ताकि तेरे जैसे लोग एक टाइटल के लिए, एक वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट कर सके रेसलमेनिया में। वरना तुम्हें पता है कि क्या हाल था भाई टाइटल का, ऐसा रॉलिंस इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो रॉलिंस कहते हैं कि मैं ये टाइटल लेकर आया हूँ एंड अभी ये रेसलमेनिया में डिफेंड हो रही है, तो वो मेरे वजह से हो रही है, तो इसका क्रेडिट मुझे जाता है। एंड तेरे जैसे लोग ये जो फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो मेरे वजह से, मेरी मेहनत का फल खा रहे हैं, ऐसा कहना है रॉलिंस का। मैकिंटायर ने भी रिएक्ट कर दिया भाई, मैकिंटायर कोट करते हैं, कहते हैं बे वेयर वॉज दिस एनर्जी लास्ट नाइट। तो इनका जो प्रोमो था रॉलिंस का रॉक के अगेंस्ट डायरी या ड्वेन वाला, उसको लेके बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे बकरा तो ऐसे वहाँ पे बोल देता भाई, इतना सारा वो प्रोमो दे के आया, ऐसा कुछ कहना है ड्रू मैकिंटायर को। तो भाई ये दोनों यार बहुत गंदा जा रहे हैं भाई, बहुत गंदा एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड अभी देखना होगा कि सेथ रॉलिंस टीवी पे सेम बोलते हैं या फिर नहीं, बाकी ये कुछ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एक मेजर स्टोरी के बारे में। एंड ये है गुड न्यूज़ ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए, ब्रॉक लेसनर को लेके बहुत टाइम बाद भाई, जन्मों बाद भाई, पता नहीं कितने दिन बाद आ रही है एक अच्छी न्यूज़ लेसनर को लेके। एंड वो ये है कि लेसनर को वापस से मेंशन करा गया है WWE वेबसाइट के ऊपर। ना टीवी पे मेंशन हो रहा था, ना ही इंट्रो में लेसनर थे, उनको रिमूव कर दिया गया था। यूट्यूब पे WWE कुछ नहीं पोस्ट करी है लेसनर से रिलेटेड, ना ही ट्विटर, ना ही इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं, 0 मेंशंस हैं लेसनर के। एंड जो दिख रहे हैं भाई वो भी WWE हटा दे रही है। लेकिन अभी पॉल हेमन को अनाउंस करने के बाद हॉल ऑफ फेम के लिए WWE ने वापस से मेंशन करा है लेसनर को, बहुत ही टाइम बाद, बहुत देर बाद। एंड यहाँ पे अब WWE इग्नोर नहीं कर रही है लेसनर को, एटलीस्ट अभी के लिए। यहाँ पे अगर आप जाओगे पॉल हेमन वाली अनाउंसमेंट पोस्ट पे WWE की, जो कि WWE ने अपने वेबसाइट पे डाली, ट्विटर वगैरह पे नहीं, WWE ने वेबसाइट पे अपडेट करा है पॉल हेमन वाले पोस्ट को, वहाँ पे WWE प्रॉपर आर्टिकल पोस्ट करती है हेमन को लेके। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईलाइटेड पार्ट, यहाँ पे लेसनर को मेंशन करा गया है, टाइम एंड अगेन हाउएवर हेमन वाज एबल टू फाइंड हिज वे बैक इन फॉर्मिंग अलायंसेस विद सुपरस्टार्स लाइक CM पंक, ब्रॉक लेसनर, बिग शो एंड कर्ट एंगल। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को मेंशन करा गया है। ये मैं आपको आज ही बता रहा था कि भाई आई थिंक कि लेसनर को ना मेंशन करना WWE के लिए थोड़ा सा काफ़ी अलग एंड वियर्ड हो जाएगा, एंड काफ़ी सारे फैंस इसके अगेंस्ट भी हो जाएंगे। बिकॉज भाई लेसनर एंड हेमन एक टाइम पे लगता था कि भाई एक आत्मा 2 शरीर है, मतलब एक ही साथ है दोनों, ऐसा लगता था कि दोनों सेम ही है। तो अगर पॉल हेमन स्पीच देंगे अपनी हॉल ऑफ फेम वाली जो कि देंगे, एंड वहाँ पर अगर वो लेसनर को मेंशन नहीं करेंगे तो शायद आउटरेस गंदा हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से ब्रॉक लेसनर को यहाँ पे मेंशन करा है, तो ये काफ़ी क्लियर
करता है कि पॉल हेमन अपने स्पीच में भी इनको मेंशन कर पाएंगे। तो अभी के हिसाब से लेसनर यहाँ पे प्रेजेंट है, लेसनर को वापस से WWE ने बहुत टाइम बाद मेंशन करा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अभी देखते हैं भाई पॉल हेमन इनको कैसे मेंशन करते हैं। एंड मैं तो देखो चाहता था कि पॉल हेमन को अगर कोई इंडक्ट करे तो वो ब्रॉक लेसनर हो, बिकॉज पॉल हेमन ने भाई बहुत ही टाइम वेस्ट करा है अपना, मतलब इन्वेस्ट करा है अपना लेसनर के ऊपर। लेसनर का माउथ पीस बन के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भाई अलग अलग मैसिव प्रोमोस डिलीवर किए हैं, लोगों को काफ़ी बड़े बड़े कैच फ्रेजेस दिए हैं। तो लेसनर के साथ उनका टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी कह सकते हो प्रीशियस था। तो ऐसे में लेसनर को भी एटलीस्ट एक टाइम के लिए हॉल ऑफ फेम के लिए उनका माउथ पीस बनना चाहिए था, अगर WWE अलाउ करती है तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लेसनर इंडक्ट करे उनको। बाकी लेट्स सी, बाकी अभी के एक थोड़ी सी टेम्पररी गुड न्यूज़ है लेसनर फैंस के लिए कि लेसनर वापस से मेंशन करे गए हैं WWE वेबसाइट पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गुंथर के इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप प्लान्स को लेके। अब देखो रेसलमेनिया में गुंथर जिसको फेस करेंगे वो तो हमें आगे अगले वीक पता चल जाएगा, बिकॉज WWE ने अनाउंस करा है गॉन्टलेट मैच। अब वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे, इवन वहाँ पे जेडी मैकडोना भी है, लेकिन वहाँ पे 2 नेम्स मिसिंग है जो कि इनिशियली प्लान्ड थे अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर एंड ब्रायन एल्वारेज। इस वाले स्पॉट पे होने वाले थे R-Truth एंड द मिज। तो 2 सुपरस्टार्स यहाँ से हटते हैं एंड R-Truth एंड मिज होते हैं। बताया गया कि पिछले हफ्ते इनको टीज करा गया था, लेकिन अभी शायद WWE ने प्लान्स चेंज करें, इसीलिए वो गॉन्टलेट मैच में नहीं है, वरना ये प्लान्ड थे। तो आखिर ऐसा क्यों है, WWE ने ऐसा क्यों करा, इनको इसका आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन शायद मेरे पास इसका आंसर है। आंसर इसका सिंपल ये हो सकता है कि जो मिज है एंड R-Truth है यानी ऑसम ट्रूथ, ये लोग सिंपल है कि टैग टीम टाइटल्स के पीछे जाएंगे, इसीलिए इन दोनों को यहाँ से हटाया गया है क्लियर करने के लिए कि हाँ भाई ये लोग दूसरी टाइटल के पीछे जाएंगे। बाकी आई थिंक गॉन्टलेट मैच में मोस्ट लाइकली चैट गेबल जीतने वाले हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आपको क्या लगता है, आप लोग भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। बाकी अभी के हिसाब से इसके ऊपर थोड़े से लाइट से स्प्रेड करते हैं भाई। ब्रायन एल्वारेज एंड डेव मेल्टजर कहते हैं कि पहले ओरिजिनली इनिशियली प्लान थे R-Truth एंड मिज, बाद में चेंज करे गए प्लान्स। हमेशा WWE कहती है कार्ड सब्जेक्ट टू चेंज, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे हो गई एंड इसकी वजह से ये देखने को नहीं मिले। तो अब इसके वजह से देखने को नहीं मिले तो चांसेस और बढ़ गए कि रेसलमेनिया के अंदर हमें ऑसम ट्रूथ देखने को मिलेंगे जजमेंट डे के अगेंस्ट जाते हुए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। हावेवर अब ये चीज़ नहीं हुई है तो कह नहीं सकते हैं, वेट करना होगा थोड़ा और ज़्यादा एंड देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है एंड ये है फायरफ्लाई फन हाउस मैच को लेकर। रेसलमेनिया 36 के अंदर हुआ था जॉन सीना एंड द लेट ग्रेट ब्रे वाइट का फायरफ्लाई फन हाउस मैच एंड आई थिंक पैंडेमिक एरा के हिसाब से अगर आप देखो तो एक काफ़ी अच्छा मैच था। मतलब हमने जो एक्सपेक्ट करा था कि रेसलमेनिया में उतने क्राउड के सामने सीना वर्सेस फील्ड होगा वो तो नहीं हुआ, बट स्टिल उसके बावजूद एक अच्छा मैच प्रोड्यूस करा था WWE ने। एक काफ़ी क्रेजी मैच था, नया कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, बट स्टिल अगर आप अब जाके देखोगे तो कुछ नया सा लगेगा। अब ऐसे में इस मैच के बारे में जॉन सीना को पता चला था सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले। जॉन सीना क्रिस वैन वेलेट के साथ वाले पॉडकास्ट के अंदर ये वाली चीज़ रिवील करते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग कुछ ऐसा मैच करने वाले हैं, इस तरीके से स्क्रिप्ट करेंगे इस मैच को। ये चीज़ सिर्फ मुझे 3 दिन पहले मालूम चली। उसके बाद मैंने खुद से भी इनपुट्स दिए एंड खुद से भी मैंने इस मैच के लिए प्रिपेयर करा। तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर ये प्रॉपर पूरी चीज़ें भाई प्लान करी गई, देन उसके बाद टेप करी गई एंड उसके बाद इसको टेलीविजन पर रेसलमेनिया 36 में लाइव दिखाया गया। तो जो भी कुछ आपने देखा, ये चाहे कितना ही छोटा मैच हो, हमने जो देखा फील्ड एंड जॉन सीना का मैच, ये सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन की प्लानिंग थी मैक्स टू मैक्स एंड उसके बाद इसको टीवी पे दिखाया गया। सो आई थिंक अगर आप वो देखोगे, उस हिसाब से जज करोगे तो काफ़ी अच्छा मूव था WWE की तरफ से, अच्छा मैच था। इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी अभी पता नहीं इंस्टाग्राम चल रहा है या फिर नहीं, तो अगर चल रहा होगा तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।